नमस्कार, कंज्यूमर किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। कोविड महामारी के दौरान हवाई सफर थम सा गया था। जहाज खड़े खड़े धूल फांकने लगे थे और जब थोड़ी सी शुरुआत हुई तो किराया बेहद कम हो गया था। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। यात्री विमान इन दिनों ज़्यादा किराया भी लेते हैं और इनकी ज़्यादातर सीटें फुल भी रहती हैं। लेकिन इन सब के बीच कई एयरलाइंस कंपनियां जो अपना विस्तार करना चाहती थी, जो अपने बेड़े में नए विमान जोड़ना चाहती थी, जिसको लेकर उन्होंने विमान बनाने वाली दो बड़ी कंपनियों को ऑर्डर भी दिए, जिनमें एक है बोइंग और दूसरा एयरबस। और हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही कंपनियां नए विमानों के निर्माण में लगता है सक्षम नहीं है, यानी कि दुनिया विमानों की सख्त कमी से जूझ रही है। जेफरीज एलएलसी के मुताबिक उनका अनुमान है कि मौजूदा वक्त में 12,720 विमानों का ऑर्डर बैकलॉग है। ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, जिनमें यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स से लेकर एयर इंडिया लिमिटेड तक के जो विमान हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इस बैकलॉग को पूरा करने में इन कंपनियों को लगभग 8 साल तक लग सकते हैं। ऐसे में सवाल कई हैं, जैसे कि क्या वजह है कि विमान बनाने वाली कंपनियां सही समय पर ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रही हैं? क्या ऐसे वक्त में भारत में विमान बनाने का स्कोप देखा जा सकता है? क्या अगर यही हाल रहा तो आने वाले 8 साल तक ये बैकलॉग पूरा नहीं हुआ तो एयरलाइंस कंपनियों को किस किस तरह की दिक्कतें होंगी, उन पर किस तरह का असर पड़ेगा? कंज्यूमर के लिहाज से देखें तो कंज्यूमर को क्या दिक्कतें होंगी और भी कई अहम मुद्दे हैं। इन्हीं पर आज बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे मेहमान। फिलहाल हमारे साथ हैं परवेश दमानिया, एविएशन एक्सपर्ट। परवेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश में। सबसे पहले सवाल यही है कि जो विमान कंपनियां हैं उनके ऑर्डर दिए हैं और ये पूरा नहीं कर पा रही हैं, इससे किस तरह का पैसेंजर लोड बढ़ेगा आने वाले टाइम में? क्योंकि अब एक नज़रिया देखें तो लोग विमानों की तरफ और हवाई सफ़र करने पर ज़्यादा जोर देने लगे हैं और इसको सेफ भी मानते हैं और टाइम की बचत भी होती है। इस लिहाज से देखा जाए तो आने वाले टाइम में पैसेंजर लोड कितना बढ़ने वाला है? परवेश सर, आपका 18 आवर्स स्वदेश में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे एक बार फिर से सवाल समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से विमान कंपनियों ने, जो एयरलाइंस कंपनियां, उन्होंने विमान के ऑर्डर दिए हैं, लेकिन जो विमानन कंपनियां हैं जो निर्माण करती हैं वो पूरा नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में पैसेंजर लोड कितना बढ़ सकता है? परवेश सर, आपका आवाज़ नहीं आ पा रही है, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज़। चलिए परवेश सर, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोहर एस कामत जी, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं। मनोहर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश में। आपसे ही यही सवाल समझना चाहूँगा कि जिस तरह से पैसेंजर लोड आने वाले टाइम में कितना बढ़ सकता है? जरा सवाल फिर से बोलिएगा। सर, मेरा सवाल ये है कि जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर दिए थे बोइंग और एयरबस को, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 12,000 से ज़्यादा जो बैकलॉग पड़े हैं और अब तक ये उन पे मिल नहीं पाए हैं उनको एरोप्लेन। ऐसे में जिस तरह से लोगों का रुझान हवाई सेवाओं की तरफ ज़्यादा बढ़ा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले टाइम में पैसेंजर लोड्स कितना बढ़ सकता है और इसका किराए पर भी किस तरह का असर पड़ सकता है? एक हवाई जहाज बनाना ये कोई छोटी सी बात नहीं है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसको जो इंसान की जान को भी बचा सकते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि कोई एक छोटे पार्ट के फेलियर से भी या एक चूहा जाके 2 वायर अगर काट लेगा तो ये हवाई जहाज हवा से गिर सकती है। इसलिए मेरे ख्याल से एज ए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन मैं नहीं चाहूंगा कि कोई अनसेफ एयरक्राफ्ट जमीन से निकल जाए हवा में। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूं कि हवाई जहाज बहुत हैं दुनिया में, लेकिन क्या हो गया है कि अचानक 2.5-3 साल के बाद फिर से ट्रैवल सीजन शुरू हो गया है। तो इसके वजह से जो 2 या 3 साल से लोग घूमने फिरने नहीं जाया करते थे, वो अब पूरे 3 सालों का वसूल कर रहे हैं। जानबूझकर कहीं घूमने जाते हैं, जो पैसे बचाए हुए हैं वहां जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास बुकिंग्स पे होंगे
जहां लिखा होगा कि भाई 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर आपको इसको रिवॉर्ड वापस लेना है उसका, या उसका जो भी बेनिफिट है आपको लेना है। तो इसीलिए ये बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। विमान कब तक मिलेगा, हवाई जहाज कब तक मिलेगा, ये सब चीजें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। जब कोविड हुआ था तो उस जमाने में मेरे ख्याल से 2 या 3 साल कोई भी हवाई जहाज बिकी नहीं, तो हवाई जहाज वालों ने भी अपना प्रोडक्शन कम किया होगा। तो ये सब होना एक छोटी मोटी बातें हैं, ये होता ही रहता है, एक टेम्पररी फेज होगा। लेकिन इसका जवाब भी बहुत होगा कि आज जो 2 एयरलाइंस हैं, बोइंग और एयरबस, इनका तो डिओपोली बोलते हैं, मोनोपोली का दूसरा शब्द डिओपोली, यानी ये 2 कंपनियां पूरे विश्व के हवाई जहाजों को बनाते हैं और बेचते हैं। अब ये वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान, भारत जैसे देशों को भी हवाई जहाज बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा। अपने हवाई जहाज बनाने में क्या प्रॉब्लम है हमको, कुछ मेरे ख्याल से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फौरन नहीं होगा, 8-10 साल लगेंगे, लेकिन जब हिंदुस्तान का हवाई जहाज निकलेगा वो एकदम बढ़िया होगा, सस्ता भी होगा, और हमारे लोगों को बड़ा गर्व महसूस होगा कि हम हिंदुस्तान की जहाज में जा रहे हैं। ये हर कोई चाहता है कि हिंदुस्तान भी जो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठा रहा है, इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बने। हमारे साथ अभिनंदिता बनर्जी भी जुड़ गई हैं। अभिनंदिता मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश में। जिस तरह हम आज बात कर रहे हैं कि पूरे दुनिया में जो विमानों की कमी है और जो 2 बड़ी कंपनियां हैं, बोइंग और एयरबस, ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनके बैकलॉग को, और आने वाले 8 साल तक अगर यही हाल रहा जो उनका बैकलॉग तब पूरा हो पाएगा, जो अभी जिस तरह के 12,000 से ज़्यादा विमान उनको बनाने हैं। दूसरा, इसमें आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस तरह से इन आबादी बढ़ रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हवाई सफ़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग 8 अरब आबादी हो चुकी है, और लोगों जो विमानों की संख्या है उस हिसाब से काफ़ी कम है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम में जो हवाई सेवाएं हैं कितनी परेशानी भरी हो सकती है, और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? जी हाँ, ये बात आपने ठीक बोली है कि डिमांड बढ़ा है, और कोविड के बाद ये ऐसा टाइम आया है कि लोग फिर से ट्रैवल करना शुरू कर दिए हैं, और बड़ी तादाद में ट्रैवल कर रहे हैं अभी। एयरलाइंस इसलिए प्रिपेयर्ड शायद नहीं थी, जिसके लिए अभी इन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। जो जहाँ तक आपके फेयर्स की बात है, वो अगर देखें तो वो सिर्फ इस वजह से बढ़ी हुई नहीं है कि एयरक्राफ्ट कम है या कैपेसिटी कम है, बट इनके बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो उधर कंट्रीब्यूट करती हैं। एक तो है फ्यूल कॉस्ट बहुत ज्यादा है अभी के टाइम पे। करेंसी एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे कॉस्ट को इम्पैक्ट करती है एक इंडियन एयरलाइन के लिए। आपके मेंटेनेंस, आपके लीज रेंटल्स वगैरह सारे करेंसी से इम्पैक्ट होते हैं। ऊपर से आपके इंटरेस्ट कॉस्ट, इन्फ्लेशन, प्लस जो आजकल द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं फेयर्स को। और जहां तक एक इंडिया का अपना इंडिजिनस प्रोग्राम का सवाल है, ये बिल्कुल ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, ये इसके बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए, क्योंकि ट्रैवल की तादाद बढ़ रही है, मार्केट बढ़ रहा है। और बट देन फिर यही बात आती है कि ये एक शॉर्ट टर्म चैलेंज, अगर देखा जाए जो एयरक्राफ्ट शॉर्टेज है वो शायद अगले 1-1.5 साल में ठीक हो जाएगी। तो सिर्फ उसी को नजरअंदाज, मतलब उसी को नजर में रखते हुए अगर हम एयरक्राफ्ट प्रोग्राम डिजाइन करें, वो सही नहीं होगा। उसके लिए एक प्रॉपर फिजिबिलिटी और वायबिलिटी स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद ही उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ। मनोहर सर, जिस तरह से आपने बताया कि भारत में स्कोप हो सकता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? अभी कई एयरलाइंस है, जैसे इंडिगो की 30 फ्लाइट्स, 30 जो प्लेन हैं वो ग्राउंडेड हैं, वजह है कि उनमें कुछ कलपुर्जे रह गए हैं। इसी तरह के गो फर्स्ट भी है और एयर इंडिया भी है, इनके भी 15 और 7 प्लेन जो हैं ग्राउंडेड है, छोटे छोटे कलपुर्जों की वजह से। तो इतनी बड़ी दिक्कत है, इन कलपुर्जों तक का यहाँ डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से फ्लाइट्सें भी काफ़ी प्रभावित होती हैं। तो ऐसी चीज़ समझना चाहूँगा कि भारत किस तरह से अपने जो ये स्कोप है इसमें कदम रख सकता है और आगे बढ़ सकता है। जी, एक चीज याद रखिए, इंडिया ने जब स्पेस प्रोग्राम बनाया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इंडिया को हंस रहे थे, कह रहे थे कि भाई इंडिया क्या करेगा,
कैसे ये लोग रॉकेट बनाएंगे। आज विश्व में इंडिया पहले 5 रॉकेट टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो गए हैं। एक ही वक्त 105, 110, 120 भी सैटेलाइट अपनी अपनी जगह पर ठीक तरह से लैंडिंग करके इंडिया कर रही है। ये सब हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सब सुपर हाई टेक्नोलॉजी है। ये सुपर हाई टेक्नोलॉजी अगर इंडिया मास्टर कर सकता है तो मेरा सवाल है, हवाई जहाजों को बनाना चलाना उसके सामने बहुत छोटी बात, लेकिन इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमको। उसके अलावा प्लानिंग करना होगा। एक चीज याद रखिएगा कि दुनिया में आजकल कोई भी चीज स्टडी नहीं रहती है, वो कहते हैं हमेशा डायनामिक है। इसका मतलब आज अगर किसी ने कहा कि 2030 साल में हम लोगों को 2000 प्लेन की जरूरत, ऐसा हो सकता है कि 2030 पे 4000 भी हो सकते हैं और 500 भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सुपरसोनिक प्लेन आएगी जो आज प्लेन 800 किलोमीटर की रफ्तार पे चलती है, उसके जगह पे 1,500 या 2000 किलोमीटर पे चलने वाली प्लेन आएंगी। तो फिर ये सब प्लेन आउटडेट हो जाएंगे। ये सब हो सकता है, ये डायनामिक सिचुएशन है। तो इसके वजह से मैं क्या सोचता हूं कि देश को जहां दुनिया जिस रास्ते पे चल रही है कदम से कदम मिला के चलाना चाहिए। अगर इंडिया वर्ल्ड को सॉफ्टवेयर बेच सकती है और वर्ल्ड का सॉफ्टवेयर सेंटर बन सकती है, तो ये प्लेन्स तो कंप्यूटर्स के ऊपर ही चलते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर ही चलते हैं, इनका दुरुस्ती करना या खराब हुए प्लेन को फिर ठीक करना, ये कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। मंजूर ये है कि टेक्नोलॉजी तो अमेरिकन वालों के पास ही है, वो यूरोपियन वालों एयरबस और बोइंग के पास ही है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बांटी जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी हम भी सीख सकते हैं। उन जो भी आइटम है उनको खोलकर देखकर कैसे चलते करके हम भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी एक मानसिकता होनी चाहिए कि हम ये करेंगे और एक न एक दिन हमारी हवाई जहाज बनेगी और ये उड़ेगी और लोग देश के लोगों को ले जाएंगे। सर, आपसे भी यही समझना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कितना स्कोप भारत के लिए हेलीकॉप्टर बनाने के साथ साथ खासकर हेलीकॉप्टर के पार्ट्स बनाने में आपको नजर आता है? देखिए, पहले तो these two companies are very very well established. Boeing and Airbus are the best companies in the world. इनके सामने दूसरा कोई कंपनी सर्वाइव नहीं कर सका। देखिए, they dominate between Boeing and Airbus, they dominate 100% of the market. इनके प्रोडक्ट एकदम वर्ल्ड क्लास है एंड इम्पॉसिबल। सी, इवन all European countries use Boeing and Airbus. Yeah, there is Embraer करके दूसरा भी एक ब्राजीलियन कंपनी, लेकिन उसका मार्केट बहुत छोटा है। देखिए, द प्रॉब्लम इज इंडिया में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इतने फास्ट स्पीड से लोड फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, इतने फास्ट स्पीड से द पैसेंजर ग्रोथ इज देयर कि द एयरलाइंस कैन नॉट कीप अप। देखिए, ये मैं कभी नहीं मानता हूं कि बोइंग एंड एयरबस जो कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट पे पीछे जाएंगे। दे कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट, क्योंकि इन पे इतने लीगल केस और फाइनेंशियल स्ट्रेन आ जाएगा। इसलिए अगर इन्होंने कहा है इंडिगो के भाई हम जनवरी में 2, फरवरी में 2, मार्च में 2 डिलीवर करेंगे, तो आप उनका प्लानिंग इतना एक्यूरेट रहता है 4-4, 5-5 साल आगे कि भाई ये डिलीवरीज मिलेगी। एयरक्राफ्ट किसको नहीं मिलेगी? जिसने ऑर्डर बुक नहीं किया। देयर इज ऑलवेज अ प्रीमियम ऑन दिस। देखिए, तो मुझे नहीं, देखिए आज एक बात कहूं, अगर आपको एयरक्राफ्ट सपोज इंडिगो 10 एयरक्राफ्ट और इंडक्ट करना चाहे, इफ दे वर अवेलेबल, फिर भी इट्स नॉट पॉसिबल। यू नीड इंजीनियरिंग सपोर्ट, यू नीड पायलट सपोर्ट, यू नीड दैट मेनी ट्रेन पायलट्स। इसलिए इतना इजी इंडक्शन नहीं पॉसिबल है। इसलिए सरप्राइजिंगली कंपनीज आर नाउ लुकिंग एट इंडक्टिंग वेट लीज एयरक्राफ्ट। वेट लीज एयरक्राफ्ट बोले तो क्या कि भाई पायलट, इंजीनियरिंग, एक्सेप्ट फॉर फ्यूल, एवरीथिंग विल कम विद द एयरक्राफ्ट। तो आई डोंट ब्लेम एनीबडी इन दिस सिचुएशन, आई डोंट फॉल्ट एनीबडी। It is actually in a way very good news what is happening because our industry is growing very fast. देखिए, the other problem, I've said this on your channel and other channel, the problem is the industry infrastructure in India is not keeping up with the industry, with the growth. देखिए, अगर आप इंडिगो को और 20 एयरक्राफ्ट दे दे बॉम्बे में, तो भी बॉम्बे में स्लॉट किधर है? बॉम्बे में स्लॉट किधर है? बॉम्बे में टेक ऑफ लैंडिंग का जगह किधर है? बॉम्बे में पार्किंग का जगह किधर है? इसलिए अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था 5 साल 10 साल पहले
वो हिसाब से our infrastructure is not collapsing. Actually, it is not the airlines that are at fault. It is not the airports that are at fault. It's the infrastructure. देखिए इंडिया में एयरपोर्ट बनने को कितना टाइम लग जाता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, विलेज प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। अभी तक मुंबई एयरपोर्ट का कोई ठिकाना नहीं है, नए मुंबई एयरपोर्ट का। लकीली मोपा एयरपोर्ट खुला है, विच इज ग्रेट न्यूज। अभी तक जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में पूना का एयरपोर्ट है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ पूना का एयरपोर्ट कहाँ आने वाला है। पूना का एयरपोर्ट अभी एयरफोर्स का एयरपोर्ट है। देयर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस, एक्सपांशन इज नॉट पॉसिबल, ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जितना जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो सके उतना जल्दी बढ़ाना चाहिए। एयरपोर्ट कंपनीज को सपोर्ट करना चाहिए और ग्रोथ बढ़ेगा। सो आई थिंक आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी और एनी एविएशन कंपनी। लेकिन एक बात कहूँ, एक जेंटलमैन बात कर रहे थे, देखिए टू प्रोड्यूस अ कमर्शियल एयरक्राफ्ट इज वेरी 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 डिफिकल्ट। जो इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव गॉन इन रिसर्च, that cannot be done by a country like India. अभी तो हम ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं बना रहे। I hope India makes large aircraft one day, पर अभी तक जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, जो पायलट सीखने के $500,000 के एयरक्राफ्ट है, वो भी इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। इंडिया इज नॉट इवन मेकिंग राइट नाउ स्मॉल ट्रेनर एयरक्राफ्ट। इंडिया में तो अभी तक एमआरओ इंडस्ट्री जिसका इतना डिमांड है, दैट इंडस्ट्री शुड बी ग्रोइंग। गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग एमआरओ, तो एटलीस्ट जो एयरक्राफ्ट इंडिया में चल रहे हैं वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए बाहर नहीं चले। सो आई थिंक इंडिया इज अ लॉन्ग वे टू गो, but the good part is India has a huge population and the growth figures are astronomical. India के Boeing, Airbus के major customers अभी India है। The biggest orders are coming from India. So I think India is a great success story where aviation is concerned, and I think it will keep growing. Let us hope that the infrastructure keeps pace with the growth of the country. मैडम, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या आपको भी लगता है कि भारत विमान बनाने के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में काफ़ी पीछे है, मतलब पीछे रह सकता है और आगे बढ़ने का स्कोप नज़र आपको नहीं आ रहा है? क्या आपको भी नज़र नहीं आ रहा है? जी, ऐसी बात नहीं है कि नजर नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए जो इकोसिस्टम की जरूरत है, चाहे वो एमआरओ की तरफ से हो या ग्राउंड हैंडलिंग हो या पूरा एक एयरपोर्ट का इकोसिस्टम हो, वो इकोसिस्टम या फिर सप्लायर्स आर अ वेरी बिग फैक्टर देयर। वो कहीं ना कहीं हमें वो पहले डेवलप करना पड़ेगा, या फिर उसके लिए जो चीजों की जरूरत है उस पे सोचना पड़ेगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होती हैं, इसके जेस्टेशन पीरियड्स ऑलमोस्ट 15 to 20 इयर्स के होते हैं, विद वेरी इंटेंस रिसर्च, एक्सट्रीमली केपेक्स हेवी प्रोजेक्ट्स, एंड हेंस अगर आप देखो तो सिर्फ शॉर्ट टर्म में एयरक्राफ्ट शॉर्टेजेस हुई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ मिसमैच दैट हैज हैपेंड because of the monthly production rates are probably not matching with the supply shipments and stuff like those. सिर्फ उनकी वजह से 1-1.5 साल के एक शॉर्ट टर्म जो भी प्रॉब्लम है उसको सिर्फ नजर में रखते हुए वी कांट से कि हमें एयरक्राफ्ट बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है विच शुड बी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज अ शॉर्टेज इन डिमांड फॉर एयरक्राफ्ट और नॉट। देयर इज अ डिमांड, बट शॉर्टेज है या नहीं है, दैट शुड बी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट। रिसर्च and all of that should be an ongoing process. Feasibility, if it's feasible, if it is viable, then, and if there's a strong case for it, then by all means please go for it, but not otherwise. Yeah. समझना चाहेंगे कि अगर यही हाल रहता है और आने वाले समय में बैकलॉग इसी तरह जारी रहता है तो हमारी स्थिति किस तरह की हो सकती है, पैसेंजर्स को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और प्राइस हाइक को लेके जिस तरह से अगर भीड़ बढ़ती है तो शायद ये जो कंपनियां हैं, एयरलाइंस कंपनियां, अपना प्राइस और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। जैसे कोरोना के पहले एक लिमिट लगा दी गई थी, लेकिन उसके बाद अब देखिए कम से कम 20 से 30% तक प्राइस हाइक बढ़ गया है। तो आने वाले 2-4 साल में किस तरह आप इसको देखते हैं? मनोहर सर, आपसे सवाल था मेरा ये। देखिए आप प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। अगर प्राइस गिरते हैं एंड पैसेंजर सेलिंग बॉम्बे दिल्ली फॉर 4,000-5,000 रुपीज, जो उनको परवड़ता नहीं है, तभी थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो आई थिंक देखिए दिस इज अ डिमांड एंड सप्लाई। होटल रूम में भी ये होता है, सैटरडे संडे में होटल रूम सस्ते महंगे हो जाते हैं, हॉलिडे सीजन में महंगे हो जाते हैं। इसलिए वी हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस फ्लक्चुएशन एंड प्राइसेस गोइंग टू रिमेन। देखिए एयरलाइन इंडस्ट्री इज अ वेरी टफ इंडस्ट्री। द पीपल हु इन्वेस्टेड हैव टू मेक मनी समटाइम्स। आप बोलेंगे पूरा साल आपको सस्ता टिकट दो तो नहीं चलेगा ना, फिर गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज करना चाहिए। आप एक तरह से बोलते आप सर्विस, अच्छा
I'll tell you something. According to me, जो इंडियन में एयरलाइंस है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं. The service standards are very high, and I think they are doing extremely well as compared to any international airline anywhere in the world. So I think the government should come forward, support them more, consider this industry as infrastructure industry. It's reduce the taxes. अभी आप चाहे देखिए एयरलाइन तो सब जगह पैसे टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना सस्ता टिकट दे रहे हैं सस्ता, लेकिन बहुत सारा आपका टिकट का पैसा टैक्स में जाता है. स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, फ्यूल पे स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स. तो अगर गवर्नमेंट चाहे और गवर्नमेंट अगर जेन्युइनली दिल से चाहे कि प्राइस कम होना चाहिए, तो गवर्नमेंट शुड लुक एट वेज ऑफ रिड्यूसिंग द टैक्सेशन ऑन द एयरलाइंस एंड ऑन द टिकट प्राइसेस. बिल्कुल मनोहर सर, ये सवालों से आपसे था, लेकिन चलिए परवेज सर ने भी इसका अच्छा जवाब दिया है जिससे सेटिस्फेक्शन हो सकता है. सर एक और चीज़ है कि डीजीसीए ने कई बार एयरलाइंस कंपनियों को उनके मेंटेनेंस को लेके काफ़ी बार फटकार भी लगाई है और कई बार उनको ग्राउंड पे रहने के लिए भी कहा है जब तक उनकी पूरी चेकिंग ना हो जाए. ऐसी स्थिति में लगातार अगर हम पे जो डिमांड है प्लेन की वो नहीं होती है, तो आने वाले टाइम में, आने वाले 2 या 3 साल में पैसेंजर को किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं? मनोहर सर आपके पास आवाज आ रही है? हाँ जी. देखिए, आप जो कहते हैं ये कहने से पहले मैं जरा मेरे पहले स्पीकर्स के बारे में एक टिप्पणी करना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि प्रॉफिट करना चाहिए. सर, एज ए कंज्यूमर बॉडी हम चाहते हैं कि हमारे एयरलाइन सक्सेस हो, वो प्रॉफिट करें, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग और प्रॉफिटियरिंग के बीच में कुछ भी अंतर रखिएगा. एक गोवा का टिकट जो 4-5 हजार 6 हजार में मिलता था, अगर आज कोई 35,000 रुपए में बेच रहा है क्योंकि वो न्यू ईयर का ईव है, तो ये हम कंज्यूमर्स को नहीं जमेगा सर. ये आप 4,000 के 6-7 हजार तक मंजूर है, बट इट कैनॉट बी 25 and 30,000. तो ये जो हम बार बार कहते हैं कि आप लॉस में मत बेचिएगा, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, एटीएफ के प्राइसेस कम करे, उसके ड्यूटीज कम करे, ये सब आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन एयरलाइन शुड नॉट मेक दिस एक्सक्यूज कि ये प्रॉफिटियरिंग करें कि भाई लोगों का फायदा उठाएं कि बंबई दिल्ली में दिवाली की वजह से बहुत भीड़ है, इसलिए जो 5-6 हजार की टिकट है उसको आप 35-25 हजार में बेचें. ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत. मुझे लगता है कि अगर जो कंपनियां, एयरलाइंस कंपनियां, इन पे विमान ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन में भी ज़्यादा रहेंगी और उस वजह से कंज्यूमर को इस लिहाज से राहत मिल सकती है, प्राइस हाइक इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ सकते हैं शायद. परवेज सर, आखिरी सवाल है और थोड़ा समझना चाहूँगा कि जिस तरह से एक बाइक की उम्र होती है, कार की उम्र होती है, 8-10 साल बाद ये एक तरह से उस कैटेगरी में आ जाती हैं जिसमें कहा जाता है खटारा हो गई है. एयरलाइंस के संदर्भ में समझना चाहूँगा कि एक प्लेन को कितने टाइम चल जाता है और कब तक इसको ये माना जाए कि ये अब थोड़ा कंडीशन इसकी ख़राब हो चुकी है, उसके बाद रिप्लेसमेंट या रिटायरमेंट करने की का जो टाइम हो कब तक का होता है ये, और इनका प्रोसेस क्या है इनको हटाने का? देखिए, एयरक्राफ्ट का कोई लिमिट टाइट नहीं. क्यों मैं बोलता हूँ? बिकॉज इसका मेंटेनेंस प्रोग्राम इतना स्ट्रिक्ट रहता है और इतना टाइट रहता है और गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है और एयरलाइन का भी कंट्रोल रहता है कि भाई एवरी 4-5 ईयर्स आपका एयरक्राफ्ट पूरा नया हो जाता है. देयर इज अ ए चेक, बी चेक, सी चेक, डी चेक. ऐसे ऐसे चेक है जहां पूरा प्लेन खोल देते, पूरा प्लेन नया बना देते एंड पूरा रिफर्बिश हो जाता है. और आप जो मेन इंजन लाइफ है एयरक्राफ्ट का वो इंजन, तो एट अ सर्टेन नंबर ऑफ 1000 आवर्स द इंजन बिकम जीरो इंजन, बिल्कुल नया इंजन आ जाता है. इसलिए इफ द प्लेन इज मेंटेन वेल, ऑल द इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स आर मेंटेन प्रॉपर्ली and maintenance is carried out time to time as per the standards of the aircraft manufacturer and our DGCA standard, there is a very very long life. लेकिन क्या है, as a consumer को support करने के लिए and to remain in the market, लोग 20-25 साल के बाद एयरक्राफ्ट बदल देते. मैं अभी खाली एक बात बदल देता हूँ, इंपोर्ट का क्या गवर्नमेंट का रूल है मैं बता देता हूँ कि आप 20 साल से पुराने एयरक्राफ्ट इंडिया में ला नहीं सकते. इसलिए लेट अस अज्यूम फॉर आर्ग्यूमेंट से 20 इयर्स दिस द कट ऑफ पॉइंट. देखिए, अभी भी जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी वो टाइम पे एयरबस आए थे, अभी तक इंडियन एयरलाइंस में वो एयरबस चल रहे हैं, धीरे धीरे रिप्लेसमेंट हो रहा है. आई थिंक इट इज अ कंप्लीट कमर्शियल डिसीजन बाय द एयरलाइन कि भाई अभी this plane looks old and now newer aircrafts have come that are more fuel efficient, so they should be replaced. वैसे एयरलाइंस रिप्लेस करते रहते हैं. इंडिया का जो फ्लीट है
सब एकदम अच्छा फ्लीट है। और आप और एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी एयर इंडिया ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, आकाशा ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। तो जैसे जैसे नए एयरक्राफ्ट आएंगे, जैसे जैसे एयरक्राफ्ट की फ्लीट बढ़ेगी, people will remain in competition. People will make sure that the consumer gets the best possible ticket pricing, and each and every airline will compete with each other, thus keeping the price at a manageable level. So I think ये automatic system बढ़ेगा, जितने एयरलाइन बढ़ेंगे, जितने एयरलाइन सक्सेसफुली चलेंगे, उतना कंज्यूमर के लिए फायदा ही है। जितने एयरलाइंस बढ़ेंगे, जितना उनका बेड़ा बढ़ेगा, वो भी कंज्यूमर के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। परवेज सर, मनोहर सर और अभिनंदिता मैडम, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी इंपॉर्टेंट राय रखी इस मुद्दे पर। हम पे वक्त हो चला, इतना ही था। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तो ये अहम मुद्दा था जिसको लेकर सभी एक्सपर्ट ने बताया कि किस तरह से एयरलाइंस कंपनियों के साथ साथ कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो सकता है, किन चीज़ों का अहम ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ भारत में भी एक उम्मीद दिख सकती है इस मौके पर कि वो अपना विमान निर्माण के क्षेत्र में कदम बढ़ा सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।